नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 31 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को जैसा कि आप लोग को भी मालूम है कि एग्ज़ाम आपका नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पिछले दिनों जो है आपका 29 अक्टूबर के सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस जो कि नहीं कर पाए थे, तो आज के इस वीडियो में हम उन सारे शिफ्टों में पूछे गए प्रश्नों को देखने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। साथ में उस प्रश्न से रिलेटेड हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी है जो कि देखते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वो है कि लॉन फॉक्स डांसिंग के लेखक कौन है। ठीक है, तो लॉन फॉक्स डांसिंग के लेखक की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका रस्किन बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, लॉन फॉक्स डांसिंग जो है रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है। इस किताब में रस्किन बॉन्ड ने शिमला के अपने बोर्डिंग स्कूल के दिनों, देहरादून की सर्दियों की छुट्टियों और इंग्लैंड में बिताए गए 4 सालों के बारे में बताया है। साथ में उन्होंने इंग्लैंड में अपने अकेलेपन के बारे में भी मार्मिक रूप से लिखा है। इसके अलावा आत्मकथा के आखिरी हिस्से में उन्होंने मसूरी की पहाड़ियों में बसने के बारे में भी लिखा है। इसके अलावा इस किताब में 50 से ज़्यादा तस्वीरें हैं और इसके अलावा मतलब कि लॉन फॉक्स डांसिंग पुस्तक के अलावा भी इन्होंने और बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, जैसा कि रोड टू मसूरी, डेली इज़ नॉट फॉर, इसके अलावा लुकिंग फॉर द रेनबो और फॉलिंग इन लव अगेन। ठीक है, तो इन सभी को भी आप याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो उससे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक पर चल रहे सिलेक्शन वाली दिवाली सेल के बारे में। ठीक है, तो ये जो सेल है आपका दिवाली के मौके पर लाया गया है। यह सेल आपका 29 से 31 अक्टूबर के बीच तक ही चलना है। तो आज है आपका 31 अक्टूबर, तो आज है आपका लास्ट डे। ठीक है, तो अगर आप इस ऑफर के दौरान ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेस करते हैं तो आपको मात्र 395 रुपये में जो है ये आपको मिलने वाला है। साथ में कूपन कोड अगर आप APG यूज करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ भी मिलेगा। जिन लोगों को टेक्स्ट बुक के विषय में नहीं मालूम है उनको बताते चले कि टेक्स्ट बुक आपको भारतवर्ष में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सारे एग्ज़ामों का आपको मॉक टेस्ट और PYQ जो है प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर लगभग 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ आपको 17,000 प्लस PYP का भी जो एक्सेस है वो आपको मिलता है, जिसमें आपके भारत में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट होते हैं सारे एग्ज़ाम आपके शामिल हैं, चाहे आपके SSC के हो, बैंक के हो, रेलवे के हो, डिफेंस के हो या स्टेट लेवल का ही कोई एग्ज़ाम क्यों ना हो, वो सारे एग्ज़ाम आपके इसमें इंक्लूड हैं। यानी कि एक पास अगर आप परचेज करते हैं तो सारे एग्ज़ाम का एक्सेस आपको मिल जाता है। ठीक है, तो जो भी लोग लेना चाहते हैं, इस ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं, आज लास्ट डे है तो 12 बजे से पहले इस ऑफर का लाभ उठा लीजिएगा। बाद में पैसा कब कम होगा नहीं होगा इस बारे में कोई भी अनुमान नहीं है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कॉमेंट सेक्शन में पिन है, तो जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि एशियाई महिला हॉकी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर क्या था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है आपका जूही होने वाला है। झारखंड के रांची के दुर्वा में प्रोजेक्ट भवन में एक जीवंत समारोह के दौरान झारखंड के जो माननीय जो मुख्यमंत्री थे उस समय के तत्कालीन और अभी भी आपके यही हैं हेमंत सोरेन ने आपके एशियाई जो चैंपियंस ट्रॉफी जो हुआ है आपका झारखंड में, उसका शुभंकर जो है उनका अनावरण है जो कि किया था। शुभंकर जूही जो है बेतला नेशनल पार्क में प्यारे हाथी से प्रेरणा लेता है और इस अवसर पर FIH अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष पद्मश्री डॉक्टर दिलीप टर्की और हॉकी इंडिया के महासचिव भोलानाथ सिंह, हॉकी इंडिया के कोषाध्यक्ष शेखर जे मनोहरन भी मौजूद थे। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रश्न है कि होम रूल लीग की स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो होम रूल लीग की बात करते हैं तो इसकी स्थापना आपका एनी बेसेंट के द्वारा किया गया है। होम रूल लीग जो शब्द है आपका आयरलैंड के एक ऐसे ही आंदोलन से लिया गया था जिसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है श्याम जी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में किया था। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है, लेकिन इसका सार्थक प्रयोग करने का जो श्रेय है आपको बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट को जाता है। भारत में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुआ था, जिसमें से एक की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में पूना में किया था और दूसरी की स्थापना एनी बेसेंट ने सितंबर 2016 में मद्रास में किया था। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। अगला है कि सांची स्तूप की जो खोज है डैश ने 1818 में किया। तो इसका राइट आंसर आपका सर हेनरी टेलर हो जाएगा। सांची स्तूप
अशोक के द्वारा निर्मित एक बौद्ध परिसर है और इसका जो खोज है 1818 में सर हेनरी टेलर के द्वारा किया गया था और 1919 में सर जॉन मार्शल के द्वारा एक पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना किया गया। इसके अलावा महान स्तूप मध्य प्रदेश राज्य के भारत के ऐतिहासिक स्थल सांची में संरचनाओं का सबसे उल्लेखनीय है और ये देश के सबसे पुराने बौद्ध स्मारकों में से एक है और इस स्थल पर बड़ा स्तूप है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि नरौरा क्या है, तो नरौरा की बात करेंगे तो यह आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के नरौरा कस्बे में स्थित है और इसे नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन भी कहा जाता है। इसका संचालन की बात करते हैं तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड यानी कि NPCIL के द्वारा है जो कि किया जाता है। इसके अलावा भारत में कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट को हम लोग देखें तो उसमें कुछ 7-8 जो न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। तो एक है आपका काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि आपका गुजरात में है। ऑपरेटर याद रखिएगा, कैपेसिटी देख लीजिएगा, हालांकि पूछा नहीं गया है। अगला है कलपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि आपका तमिलनाडु में है। इसका स्थापना वर्ष भी याद रखिएगा, 1993 में ककरापाकर का, 1984 में कलपक्कम का, 1991 में आपका नरौरा एटॉमिक पावर स्टेशन का स्थापना होता है। ये आपका उत्तर प्रदेश में है। इसके अलावा कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक में। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट की बात करते हैं तो राजस्थान में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में और तारापुरी पहला आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट था भारत का। इसके अलावा कुंडकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि बिंदुसार मौर्य शासक कब बना या मगध की गद्दी पर कब बैठा, तो इसका राइट आंसर आपका 297 ईसा पूर्व यानी कि 297 BC होने वाला है। बिंदु मौर्य साम्राज्य जो है आपका 297 ईसा पूर्व में गद्दी संभाली थी और वह मौर्य वंश का दूसरा शासक था। जब ये दूसरा शासक था तो आपके मन में आ रहा होगा कि पहला शासक कौन था, तो पहला शासक था आपका चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य समाज का स्थापना है जो कि मगध पर किया था। किसको हरा कर किया था? तो नंदवंश के अंतिम राजा धनानंद को हरा कर जो कि किया था। इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक की बात करेंगे तो अशोक जो है आपका मौर्य राजवंश का तीसरा शासक था, या कहें तो बिंदुसार का यह बेटा था और इसने 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। इसके अलावा बिंदुसार की बात करते हैं तो प्रारंभ में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की जब हम लोग बात करते हैं तो भारत के मुख्य सूचना आयुक्त आपके हैं हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया की बात करते हैं तो वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं और उन्होंने 6 नवंबर 2023 को जो है आपका इस पद पर जो कि शपथ लिया था। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा गया कि सारंगी को प्रसिद्ध करने का प्रसिद्ध करने में किसका योगदान रहा है। ठीक है, तो सारंगी की बात करते हैं तो प्रसिद्ध करने में आपके उस्ताद बिंदु खां का जो है आपका योगदान रहा है, तो उस्ताद बिंदु खां इसका राइट आंसर होगा। और ठीक है, उन्होंने 1935 में ऑल इंडिया रेडियो और दिल्ली स्टेशन से पहली बार सारंगी जो कि है बजाया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा सारंगी के प्रमुख वादक की बात करते हैं तो पंडित रामनारायण का नाम सबसे पहले आता। इनको पद्म विभूषण 2005 में मिला। अब्दुल करीम खां, अब्दुल लतीफ़ खां, गुलाब शमीर खां, रमेश मिश्रा, सुल्तान खां, उस्ताद बिंदु खां और शकूर खां का नाम भी आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया वेदांतम सत्यनारायण किस शास्त्र नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका कुचिपुड़ी होगा। कुचिपुड़ी के विषय में तो आप लोग को मालूम ही होगा कि यह आपका आंध्र प्रदेश का एक शास्त्र नृत्य है। ठीक है, इसके अलावा वेदांत सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से है जो कि जाना जाता है, एक भारतीय शास्त्र नर्तक और नृत्य रचनाकार हैं। उन्हें कुचिपुड़ी के शास्त्र नृत्य के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक माना जाता है और उनका जन्म 9 सितंबर 1935 को कुचिपुड़ी में हुआ था। और मृत्यु की बात करते हैं तो मृत्यु 16 नवंबर 2012 को विजयवाड़ा में हुआ था। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि बॉलीवुड फिल्म जो है आपका दामनी में किस अभिनेत्री ने अभिनय किया था, तो बॉलीवुड फिल्म दामनी की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें मीनाक्षी से सादरे ने है जो कि अभिनय किया है। तो दामनी 1993 में भारतीय हिंदी भाषा की अपराध ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन सहलेखन राजकुमार संतोषी ने किया
इसमें मीनाक्षी सिद्धार्थी ने ऋषि कपूर, सनी देओल और अमरीश पुरी के साथ जो है कि मुख्य भूमिका निभाई थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है संघ और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर आपका भाग 11 होने वाला है। भारत के संविधान का भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंधों से संबंधित है और संविधान केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के 3 गुना वितरण का प्रावधान करता है, जिसमें से सूची 1 जो है संघ सूची से संबंधित है, सूची 2 राज्य सूची से, सूची 3 जो है समवर्ती सूची के संदर्भ में है। इसके अलावा संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में संघ सूची की बात करते हैं तो इसमें 100 विषय है, मूल रूप से 97 हुआ करता था। राज्य सूची की बात करते हैं तो इसमें 61 विषय है, मूल रूप से आपका 66 हुआ करता था। समवर्ती सूची की बात करते हैं तो वर्तमान में 52 विषय है, मूल रूप से आपका 47 विषय हुआ करता था। ये जो विषय पर कानून बनाने का अधिकार है, अगर संघ सूची में वो विषय है तो संसद को है, राज्य सूची में है तो राज्य को है, और समवर्ती सूची में है तो कोई भी कानून बना सकता है। लेकिन याद रहे कि जब दोनों परिस्थिति में यानी कि संघ सूची और राज्य सूची दोनों में टकराएगा, दोनों कानून बनाएगा एक ही विषय पर, तो संघ सूची का ही कानून है जो कि मान्य होगा। इसके अलावा इसका जो वर्णन है आपका भाग 11 में तो किया ही गया है, साथ में अनुसूची की बात करेंगे तो अनुसूची 7 में भी किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार न्यूनतम गरीबी किस केंद्र शासित प्रदेश का है। तो इसका राइट आंसर आपका पुडुचेरी होने वाला है। जो बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है MPI, यह आपका नीति आयोग के द्वारा जो है जारी किया जाता है और उसके मुताबिक गरीबी की दर सबसे कम वाले केंद्र शासित प्रदेशों में पुडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और सिक्किम का नाम आता है। वहीं बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश भारत के सबसे गरीब राज्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूक्ष्म वित्त संस्थान नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, सूक्ष्म बीमा, ऋण, बचत और जमा, जिसमें से राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर ए सूक्ष्म बीमा। सूक्ष्म वित्त संस्थान यानी कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की जब हम लोग बात करते हैं तो आमतौर पर ऋण, बचत और जमा जैसी सेवाएं प्रदान करता है, और लेकिन सूक्ष्म बीमा उनकी सेवाओं में शामिल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 जो है डैश के बारे में बताता है। तो इसका राइट आंसर आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 जो है 3 भाग है। अनुच्छेद 51A की बात करते हैं तो राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। अनुच्छेद 51 जो B है राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक संबंध बनाए रखेगा, और अनुच्छेद 51 से की जब हम लोग बात करते हैं तो राज्य एक दूसरे के साथ संगठित लोगों के व्यवहार में अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि दायित्वों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगा और मध्यस्थता के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारों को प्रोत्साहित करेगा। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे अनुच्छेद 51A को लेकर। ठीक है, तो आपको बता दें कि अनुच्छेद 51 जो ये है स्मॉल वाला ए, वो आपका मौलिक कर्तव्य से नहीं संबंधित है। वो आपका अनुच्छेद जो है 51 कैपिटल ए वाला जो है वो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। तो आपको कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों को आपको समझना होगा। जब भी कैपिटल ए होगा तो आपको, जब भी कोई कैपिटल वर्ड होगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आपका जोड़ा गया है। ठीक है, संविधान संशोधन को करके। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया कि लाल बाग फ्लावर जो शो है वो आपका कहाँ पर होता है। तो लाल बाग फ्लावर शो की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका बेंगलुरु होने वाला है। ठीक है, तो बेंगलुरु इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा लाल बाग फ्लावर शो बेंगलुरु के लाल बाग बॉटेनिकल गार्डन में होता है। हर साल अलग थीम पर फ्लावर शो होता है। साल 2024 में स्वतंत्रता दिवस के फ्लावर शो की थीम है भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जीवन और समय। इसके अलावा फ्लावर शो के दौरान हजारों किस्म के फूल को अलग अलग रूपों में प्रदर्शित किया जाता है। फ्लावर शो के दौरान विभिन्न देशों के विदेशी फूल भी दिखाए जाते हैं, और फ्लावर शो के दौरान शहर के इतिहास को झांकियों के जरिए भी दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि साल 2011 के जनगणना के मुताबिक भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किस धर्म की है। तो इसका राइट आंसर आपका हिंदू होने वाला है। भारत की बात करते हैं तो भारत में धर्म, धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं की विविधता का विशेषता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी का 79.8% आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है, जो कि सभी धर्मों में सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा ईसाई धर्म का पालन करने वाले लोगों की संख्या 2.3% है। सिख धर्म को पालन करने वालों की संख्या 1.72% है। बौद्ध धर्म का पालन करने वालों की संख्या आपका 0.7% है, और जैन धर्म की बात करते हैं तो 0.37% आपका है। इसके अलावा आप लोग सोच रहे होंगे कि इस्लाम धर्म को मानने वाले की संख्या का कितना है, तो लगभग आपका 14% है। ठीक है, तो याद रखिएगा। इसके अलावा
हिंदू जनसंख्या वृद्धि दर पिछले दशक के 19.92 के आंकड़े से घटकर आपका 16.76% हो गया है। यह आपका वृद्धि दर है। इसके अलावा ईसाई जनसंख्या वृद्धि दर की बात करते हैं तो पिछले बार 15.5% था और घटकर आपका 8.4 हो गया है। ठीक है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि प्लासी का युद्ध जो है आपका कब लड़ा गया था। तो प्लासी का युद्ध की बात करेंगे तो ये जो है आपका लड़ा गया 1757 को। तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच हुआ, तो बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगी दलों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक निर्णायक जीत थे। प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत ने बंगाल में अंग्रेजी शासन की नींव रखी और जिसका अगले 100 साल के लिए भारत में अधिकाधिक विस्तार हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया था। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जब हम लोग बात करते हैं तो इसका स्थापना जो है या मुख्यालय की बात करते हैं तो भारत में आपका अड्यार जो है चेन्नई में पड़ता है, वहाँ पर आपका स्थापित किया गया था। तो अड्यार भारत में स्थापित थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था और थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम HP ब्लावत्स्की और कर्नल एलकॉट ने किया। इसके अलावा 1882 में इस सोसाइटी का मुख्यालय भारत में मद्रास जो कि वर्तमान चेन्नई के पास अड्यार में स्थित था और इस आंदोलन में को भारत में निवेशन के द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मंगला ऑयल वेल यानी कि तेल कुआं कहाँ स्थित है। तो ये आपका राजस्थान के बाड़मेर जिले में है। 2004 में राजस्थान के बाड़मेर जिले में मंगला तेल क्षेत्र की खोज की गई थी और क्रेन ऑयल एंड गैस जो वेदांता लिमिटेड का एक प्रभाग है भारत के घरेलू कच्चे तेल के उत्पादन में लगभग 25% का योगदान है जो कि देता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के केंद्रीय सूचना आयोग यानी CIC के वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है। तो ये आपके हीरालाल समरिया हैं जो कि इसके बारे में हम लोग चेक कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो है किस तिथि को पारित किया गया था। तो महिला आरक्षण विधेयक की जब हम लोग बात करते हैं तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 को 20 सितंबर 2023 को लोकसभा से और 21 सितंबर 2023 को राज्यसभा से पारित किया गया था और राष्ट्रपति पर विधेयक का हस्ताक्षर जो है 28 सितंबर 2023 को हुआ था। ठीक है, तो 28 सितंबर 2023 से आपके शायद ऑप्शन में दिया गया होगा। साथ में संविधान 106वां संशोधन आपका ये है और विधेयक लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करता है और ये लोकसभा, राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि टस्क सेल किसका सामान्य नाम है। तो इसका राइट आंसर आपका डेंटालियम होगा। डेंटालियम जो फाइलम है मोलास्का का एक जिन्स है जिसे आमतौर पर टस्क सेल के रूप में जाना जाता है। सामान्य नाम इस मोलास्का के दांत या तस्क के आकार के रूप में आधारित है जैसा कि छवि में देखा गया है। गोले शंक्वाकार होते हैं और एक समतल तरीके से घुमावदार होते हैं और आमतौर पर सफ़ेद रंग के होते हैं। इसके अलावा जो है इन विशेषताओं के कारण खोल कुछ हद तक एक छोटे हाथी के दांत जैसा दिखता है और वे दोनों सिरों पर खोखले खुले होते हैं। बड़े सिरों पर खुलने वाला भाग खोल का मुख भाग या अग्रछिद होता है। डेंटालियम प्रजाति का मेंटल पूरी तरह से खोल के भीतर है और पैर खोल के बड़े सिरों से फैलता है और सबस्ट्रेट के माध्यम से खोदने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो अभी आपके इतना ही प्रश्न जो है आपके पूछे गए 29 सितंबर के सेकंड शिफ्ट में। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ में टेक्स्ट बुक के यदि पासपोर्ट से जुड़ना चाहते हैं तो अभी आपके पास अच्छा मौका बचा हुआ है। आज रात 12 बजे तक जुड़ सकते हैं मात्र 395 रुपये में कूपन कोड APG के साथ 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।